नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। गुजरात में बिपरजॉय तूफान के बाद कई जिलों में तेज हवाओं और भारी बारिश की वजह से भयंकर तबाही मच गई। गुजरात के कच्छ में बिपरजॉय तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई। वहां का जखौब पहला इलाका था जहां एक दिन पहले तूफान समुद्र तट से टकराया। मौसम विभाग के मुताबिक एक दिन पहले जखौब में यह तूफान 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहुंचा, जिसकी वजह से वहां समंदर के किनारे भयंकर तबाही देखने को मिली। हवा की प्रचंड रफ्तार ने सामने आने वाली सभी चीजों को उड़ाकर रख दिया। जखौब बंदरगाह से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि वहां बिपरजॉय तूफान ने टिन के बड़े बड़े शेड को कागज की तरह उड़ा दिया। मौसम विभाग के मुताबिक जिस वक्त ये तूफान बंदरगाह से टकराया उस वक्त उसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी। इसके साथ ही वहाँ तेज बारिश भी हुई, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। वहाँ मौसम इतना खराब था कि दिन के उजाले में भी साफ साफ दिखना बंद हो गया। हालांकि बाद में तूफान की रफ्तार कम हुई, तब जाकर लोगों को संभलने का मौका मिला। गुजरात के द्वारका से भी तबाही की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। तूफान के गुजरने के बाद भी वहां पूरे दिन मूसलाधार बारिश होती रही। इस दौरान हवा की रफ्तार भी काफी तेज थी, जो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाना चाहती थी। ऊपर से तेज बारिश ने मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी हवा कितनी तेज है। अब अगर मैं कहूँ तो 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा इस वक्त हवा की रफ्तार है। तूफान के गुजरने के बाद द्वारका में हर तरफ तबाही के निशान दिखे। तेज रफ्तार हवा की वजह से मकानों के शीशे टूटकर सड़क पर आ गए। सड़क किनारे लगी छोटी दुकानें उखड़कर पलट गईं। तबाही के निशान यहाँ पर है। तबाही के निशान है ये क्योंकि यहाँ पर नारियल भी बिकता था, पानी की बोतलें, जो कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बिपरजॉय तूफान गुजरने के बाद भी द्वारका में समंदर की लहरें दहशत पैदा कर रही थी। प्रशासन ने लोगों से अब भी समंदर किनारे नहीं जाने की अपील की। उधर कुछ ऐसा ही नजारा गुजरात के मांडवी में भी दिखा। मांडवी में तूफान के साथ तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बिपरजॉय तूफान के वहां पहुंचने के बाद ऐसी हवाएं चली कि कच्छ के इस इलाके की तस्वीर ही बदल गई। क्योंकि तूफान की वजह से कई जगहों पर मकान ढह गए तो सैकड़ों पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए। आने जाने वाली कई सड़कें पेड़ों और बिजली के खंभों के गिरने की वजह से बंद हो गई। रही से कसर तेज बारिश ने पूरी कर दी। तूफान के कमजोर पड़ने के बाद भी वहां लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से मांडवी के कई इलाके पानी में डूब गए। रिहायशी इलाके की सड़कें हैं जहाँ पर मांडवी में समंदर का पानी जो है वो देखिए किस तरीके से सड़कों पर पहुंच चुका है। चारों तरफ घुटनों तक पानी भरने से लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। बहुत जरूरी होने पर ही कुछ लोग बाहर निकलने की हिम्मत जुटा सके। और बिपरजॉय तूफान ने गुजरात के भुज जिले में भी भीषण तबाही मचा दी। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया तो तेज हवा की वजह से बिजली के खंभे और भारी भरकम पेड़ जड़ से उखड़ गए और ऐसा लगा मानो वहां से सुनामी गुजर गई। कुछ ही घंटों में बिपरजॉय तूफान ने भुज शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी। शहर के मेन रोड पर एक बिजली का पोल जमींदोज नजर आया तो कई जगह पेड़ों की डालियां गिरी दिखी। बिपरजॉय तूफान के दौरान हुई बारिश के बाद वहां कई जगहों पर पानी भर गया। भुज को लखपत से जोड़ने वाले रोड पर तो लगा जैसे सैलाब आ गया हो। बारिश का मटमैला पानी तेज रफ्तार से सड़क पर बहता दिखा। मुसीबत की इस घड़ी में एनडीआरएफ की एक टीम वहां मौजूद थी, जो लोगों से बहाव की तरफ न जाने की अपील करती दिखी। इस बीच गुजरात के कच्छ में नलिया में बिपरजॉय तूफान के टकराने के बाद तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश हुई। नलिया के सभी इलाकों में तूफान का असर कई घंटे बाद भी बना रहा और इस तूफान की वजह से इतनी तेज हवाएं चली कि कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। बिजली के कई खंभों पर भी तूफान की मार पड़ी, जिसके बाद राहत और बचाव दल की कई टीमें उन पेड़ों और बिजली के खंभों को हटाने में जुटी रहीं। कुछ पेड़ तो मकानों और दुकानों पर भी गिर गए थे, लेकिन तेज हवाओं की वजह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को उन्हें हटाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी जो गस्टिंग स्पीड के साथ बताया जा रहा है 80-90 की रफ्तार है यहाँ पर। हालांकि बिपरजॉय तूफान के नलिया पहुंचने से पहले ही प्रशासन ने वहां धारा 144 लागू कर दी थी। इसके साथ ही लोगों को घरों में रहने की सख्त हिदायत भी दी गई थी। इसी वजह से तूफान के अगले दिन भी लोग बाहर नहीं निकले, क्योंकि चक्रवाती तूफान से गुजरात के कई जिलों में ऐसी भीषण तबाही मचाई कि लोगों के होश उड़ गए। एनडीआरएफ ने जानकारी दी कि तूफान की वजह से 23 लोग जख्मी हो गए, जबकि तूफान आने से पहले पोरबंदर और राजकोट में 2 लोगों की मौत हो गई। एनडीआरएफ ने बताया कि बिपरजॉय तूफान ने गुजरात के 8 जिलों में तबाही मचाई। इस दौरान भारी बारिश और तेज हवा की वजह से वहां 800 से ज्यादा पेड़ गिर गए। तूफान की वजह से करीब 300 से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे 1000 गांवों की बिजली गुल हो गई। तेज हवा और भारी बारिश की वजह से गुजरात के 8 जिलों में 500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। 23 लोग घायल हुए हैं। घरों के डैमेजेस की बात करें तो 500 से अधिक घर डैमेज हुए। हालांकि राहत और बचाव की टीमें तूफान प्रभावित इलाकों में मुस्तैद दिखी। हालात खराब होने के बावजूद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने लोगों का रेस्क्यू किया। वहीं तूफान की वजह से गुजरात के द्वारका में समंदर किनारे के गांव में पानी भर गया। ग्राउंड जीरो पर मौजूद न्यूज 18 की टीम ने प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों से उनका हाल जाना और कमर तक भर चुके पानी में फंसे लोगों से बातचीत की। यहाँ पे ये सब रहते थे, यहाँ डूब गए, वहाँ पे गए। अच्छा, सामान ले गए थे अपना? नहीं, सामान सब चला गया। पानी में डूब चुके रास्तों से बड़े लोग तो किसी तरह निकल रहे थे, लेकिन छोटे बच्चों के लिए मुसीबत ज्यादा थी। छोटे बच्चों को पानी से बाहर निकालने के लिए लोगों ने प्लास्टिक की टंकी को काटकर नाव बना दी। इनको टंकी में बिठाया गया था क्योंकि नाव तो नहीं आ सकती और बच्चे कैसे चलेंगे। वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि बारिश का पानी उनके घरों में घुस गया, जिसकी वजह से उनके कपड़े और खाने पीने का सामान पूरी तरह भीग गया।
हालांकि तूफान गुजरात से आगे तो बढ़ गया, लेकिन अपने पीछे जगह जगह बर्बादी के निशान छोड़ गया। बिपरजॉय की वजह से कच्छ के मांडवी में कई जगह पेड़ गिर गए और मांडवी से मुंद्रा और आगे भुज की तरफ जाने वाली एक सड़क भी तूफान की वजह से गिरे पेड़ों से पटी नजर आई। ऊंचे ऊंचे भारी भरकम पेड़ बिपरजॉय से बराबरी नहीं कर सके और औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़े। इस वक्त तक तूफान खत्म हो चुका था, लेकिन उसका असर खत्म नहीं हुआ था। हालांकि तूफान चला गया, लेकिन तूफानी हवाएं और बारिश हम सीधे नहीं खड़े हो पा रहे हैं। इस वजह से पेड़ हटाने में भी दिक्कत हुई। कुछ गाड़ियों को रास्ता साफ होने का इंतजार करना पड़ा। आसपास के लोगों ने जब पेड़ हटाए तब गाड़ियां आगे बढ़ सकी। उधर गुजरात में तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना ने मोर्चा संभाल लिया। तूफान के गुजर जाने के बाद अलग अलग इलाकों में पेड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए। सड़क पर गिरे पेड़ों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कटर मशीन से काटकर हटाती दिखी और रास्ता साफ करती नजर आई। तूफान के दौरान कच्छ जिले में भुज लखपत रोड पर एक भारी भरकम पेड़ गिर गया, जिसे एनडीआरएफ की टीम ने कटर मशीन से काटकर हटाया। कच्छ जिले में पेड़ गिरने से बंद पड़े रास्तों को खोलने में एनडीआरएफ के साथ फायर ब्रिगेड की टीम को भी लगा दिया गया। वहां सड़क पर गिरे बड़े पेड़ों को हटाने के लिए मिट्टी खोदने वाली मशीन की मदद लेनी पड़ी। जेसीबी से अभी फिलहाल ट्री फॉल के जो केसेज है उसके पेड़ हटाने की कामगिरी जेसीबी से चालू है। कुछ ऐसे ही हालात द्वारका जिले के रूपे बंदर में दिखे। तेज बारिश के बीच एनडीआरएफ के जवान सड़क पर गिरे पेड़ को काटकर हटाते दिखे। इधर गुजरात को हिलाकर रख देने वाले इस तूफान का असर राजस्थान से लेकर दिल्ली एनसीआर में भी दिखना शुरू हो गया। तूफान की वजह से राजस्थान में जमकर बारिश हुई और मौसम विभाग ने बताया कि सोमवार तक उत्तर भारत में बिपरजॉय की आहट महसूस होती रहेगी। अनुमान है कि 18-19 जून तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में सामान्य से तेज हवा चल सकती है और हो सकता है कि बारिश भी रुकने का नाम न ले। राजस्थान के कई हिस्सों में भी हवा की रफ्तार बनी रह सकती है और वहां भी बादल खूब बरसेंगे। राजस्थान और गुजरात का पड़ोसी मध्य प्रदेश भी तूफान के असर से अछूता नहीं रहने वाला। मौसम विभाग का अंदाजा है कि वहां आंधी आ सकती है और तो और वहां बिजली गिरने की भी आशंका है। वहां की राजधानी भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, सागर और छतरपुर जैसे कई इलाकों में लोगों को खराब मौसम से जूझना पड़ सकता है। और गुजरात के कई जिलों में तबाही मचाने वाले तूफान ने राजस्थान के बाड़मेर में भी जमकर तांडव मचाया। वहां हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि भारी भरकम पेड़ भी चंद सेकंड में उखड़ कर गिर गए, जबकि कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। और इस खतरनाक तूफान का जो वीडियो सामने आया उसमें इसका असर साफ दिखाई दिया। वहां इतनी तेज हवाएं चली कि आसपास लगे टिन शेड हवा में तिनके की तरह उड़ गए। इतना ही नहीं, सड़क किनारे लगे पेड़ और बिजली के खंभे तक गिर गए। हालांकि गनीमत यह रही कि जब ये गिरा उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं तूफान की एक और तस्वीर सामने आई। वहां एक आदमी ने अपनी मोटरसाइकिल को तूफान से बचाने के लिए उसे रस्सी के सहारे पेड़ से बांध दिया। इस बीच हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुई एक हिंदू लड़के की हत्या के बाद वहां सियासी बवाल शुरू हो गया। चंबा में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना देने के लिए निकल पड़े। वहां 9 जून को मनोहर नाम के एक लड़के का शव 7 टुकड़ों में मिला था और इस हत्या का आरोप एक मुस्लिम परिवार पर लगा। इस घटना के बाद से ही वहां तनाव बना हुआ है और कार्रवाई की मांग कर रहे लोगों की अगुवाई के लिए हिमाचल में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर चंबा पहुंच गए। वो वहां अपने साथ बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर चंबा के कलेक्टर के दफ्तर के बाहर धरना देना चाहते थे। हालांकि उन्हें रास्ते में रोक लिया गया, जिसके बाद वो वहीं पर बैठ गए और वहां राम कीर्तन करने लगे। आरोप है कि वहां 7 जून को एक हिंदू लड़के को मारकर उसके शरीर के 7 टुकड़े कर दिए गए थे, जिसका इल्जाम उस मुस्लिम परिवार पर लगा जिनकी बेटी के साथ उस लड़के का प्रेम प्रसंग बताया जाता है। इस घटना के बाद चंबा में लोग आग बबूला हो गए, यहां तक कि उन लोगों ने आरोपियों के घर को भी आग के हवाले कर दिया। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के चंबा पहुंचने से पहले ही उन्हें रोकने की कोशिश भी की गई। पुलिस का मानना था कि उनके वहां पहुंचने से तनाव और बढ़ सकता है, लेकिन जयराम ठाकुर ने ऐलान किया कि वो किसी भी सूरत में चंबा पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की। एक तरफ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे, तो दूसरी तरफ पुलिस के कई जवान। इसके बाद काफी देर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां से आगे जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें एक कदम भी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद जयराम ठाकुर अपने समर्थकों के साथ सड़क पर ही बैठ गए। रास्ता रोकने की इस तरह से आवश्यकता नहीं, हमें जाने दिया जाए। परिवार से मिलकर के हम उनको सांत्वना देने के लिए आए हैं। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि वो पीड़ित परिवार की मदद के लिए चंबा पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने के इरादे से जानबूझकर चंबा में धारा 144 लागू कर दी, ताकि बीजेपी के लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने से रोका जा सके। क्योंकि पुलिस को इस बात का डर है कि इस मामले में जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। एक दिन पहले ही वहां मनोहर हत्याकांड से गुस्से में आग बबूला भीड़ ने आरोपी मुस्लिम परिवार के घरों को आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद आरोपी मुस्लिम परिवार के दोनों घर जलकर पूरी तरह राख हो गए। पुलिस के मुताबिक वहां कई लोग मनोहर हत्याकांड के बाद प्रदर्शन करने के इरादे से इकट्ठा हुए, जिनमें कुछ लोगों ने आगे बढ़कर आरोपियों के घरों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो घर आग की लपटों में घिरे नजर आए। पुलिस के मुताबिक वहां हालात बेकाबू होने के बाद पूरे चंबा में धारा 144 लगा दी गई। साथ ही चंबा की तरफ आने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई। लेकिन ये मामला देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि अब इसमें एनआईए जांच की मांग भी उठने लगी। हालांकि पुलिस ने इस हत्याकांड से जुड़े 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की।
जिसके बाद उनमें 2 लोगों को छोड़ दिया गया। और हिरासत में लिए गए ये 5 लोग एक ही परिवार के थे, जिसके बाद चंबा में बवाल मच गया। जानकारी के मुताबिक मनोहर 7 जून से लापता थे, जिसकी शिकायत उनके घर वालों ने पुलिस थाने में कराई थी। आरोप है कि मनोहर का चंबा की ही एक मुस्लिम समुदाय की लड़की से प्रेम प्रसंग था, जिसके बाद उस लड़की के घर वालों ने मनोहर को बात करने के बहाने से बुलाया और उसे धारदार हथियार से मार डाला। आरोप है कि उन लोगों ने मनोहर के शव के 7 टुकड़े किए, बोरे में भरकर पास में ही मौजूद नाले में पत्थर के नीचे दबा दिए, जो 2 दिन बाद यानी 9 जून को बरामद किए गए। और इस खबर के सामने आते ही चंबा में हालात बिगड़ गए, क्योंकि मनोहर की हत्या का आरोप एक मुस्लिम परिवार पर लगा, जिससे वहां 2 समुदायों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। यही वजह रही कि इस मामले में NIA जांच की मांग भी की जाने लगी। लेकिन चंबा में बढ़ते तनाव और NIA जांच की मांग को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मामले को राजनीतिक रंग न देने की अपील भी की, क्योंकि इस घटना की वजह से चंबा में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। मनोहर के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में जल्दबाजी करते हुए 2 लोगों को छोड़ दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मनोहर के परिवार वालों और प्रदर्शन कर रहे लोगों को इस मामले में कड़ा एक्शन लेने का भरोसा दिया। गलती करने वाले जो दोषी है उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ये अपील भी की कि इस मामले में राजनीति न की जाए, क्योंकि चंबा में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। और यही नहीं, बीजेपी ने इस हत्याकांड में आतंकी साजिश होने का शक भी जता दिया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनोहर की हत्या के आरोपियों को आतंकी संगठनों से जुड़े होने का दावा किया और यह आशंका जताई कि आरोपी मुस्लिम परिवार ने किसी आतंकी संगठन के इशारे पर ही मनोहर को मौत के घाट उतारा। उन्होंने दावा किया कि आरोपी ने नोटबंदी के दौरान करीब 95 लाख रुपए के नोट बदले थे, जबकि वो भेड़ चराने का काम करता है। यही वजह है कि उन्होंने इस मामले में टेरर एंगल होने की आशंका जताई। मैं समझता हूँ ये सामान्य परिस्थिति नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट, वो भी जांच का विषय है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि 1998 में चंबा में हुए एक आतंकी हमले के दौरान भी इस परिवार के लोगों से घटना के तार जुड़े थे, तब भी उनके आतंकियों के संपर्क में होने की बात सामने आई थी। यही वजह रही कि जयराम ठाकुर ने इस मामले में टेरर एंगल का शक जताते हुए NIA से इसकी जांच कराने की मांग की। उधर सूत्रों के मुताबिक गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का आरोपी शाहनवाज अपना नाम बिगाड़े जाने से नाराज हो गया। खबर है कि वो गाजियाबाद पुलिस पर इसलिए भड़क गया क्योंकि ये मामला सामने आने के बाद पुलिस ने उसका सही नाम न लेकर बद्दो नाम बता दिया। पुलिस ने शाहनवाज का जो बद्दो नाम बताया वो यूपी का एक नामी गैंगस्टर है, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए पिछले कई सालों से फरार चल रहा है। यही नहीं, बदन सिंह बद्दो नाम के उस वांटेड गैंगस्टर पर यूपी पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का आरोपी शाहनवाज पुलिस पर भड़क गया, क्योंकि उसने गेमिंग ऐप पर बैडो नाम से प्रोफाइल बनाई थी, जिसे यूपी पुलिस ने बदलकर बद्दो नाम दे दिया। शाहनवाज ने पुलिस को ये बताया कि उसने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के लिए बैडो नाम रखा था, लेकिन यूपी पुलिस ने उसका नाम बिगाड़ दिया, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस ने जब गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में केस दर्ज किया था तब उसने FIR में बैडो के बजाय बद्दो नाम लिख दिया और तभी से वो यूपी के नामी गैंगस्टर बद्दो से मिलते जुलते नाम से पुकारा जाने लगा। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में आरोपी शाहनवाज पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ने वाला था। खबर है कि जांच में पुलिस को शाहनवाज के पास से कई चौंकाने वाले दस्तावेज मिले, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शाहनवाज ISI से जुड़ने की फिराक में था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नाबालिगों को बरगलाने का आरोपी शाहनवाज न सिर्फ पाकिस्तान के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रहा था, बल्कि उसके मोबाइल पर पाकिस्तान से जुड़े ईमेल अकाउंट भी थे। यही नहीं, खबर है कि उसके पास से पाकिस्तान की लाहौर पुलिस का एक ID कार्ड भी बरामद हुआ। इन सभी कड़ियों को जोड़कर पुलिस को शक है कि वो पाकिस्तान के कई लोगों से बातचीत कर रहा था। जांच एजेंसियां इस बात का भी पता लगाने में जुटी हैं कि क्या शाहनवाज ISI के किसी नेटवर्क के संपर्क में तो नहीं था। उधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि गाजियाबाद में नाबालिग लड़कों को बरगलाने का आरोपी शाहनवाज पाकिस्तान का फर्जी पासपोर्ट बनवाने की तैयारी कर रहा था। खबर है कि जांच में पुलिस को इस बात के कई सबूत मिले कि शाहनवाज पाकिस्तान भागने की फिराक में था, ताकि वो गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में पुलिस के हत्थे न चढ़ सके। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शाहनवाज के पास से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के एक छात्र की मार्कशीट मिली। पुलिस को शक है कि वो इस मार्कशीट के जरिए पाकिस्तान का फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाला था। खबर है कि शाहनवाज इस काम के लिए पाकिस्तान में कई लोगों के संपर्क में था। हालांकि पुलिस सूत्र बताते हैं कि इस मार्कशीट पर शाहनवाज ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जांच एजेंसियां उससे ये पता लगाने में जुटी हैं कि फर्जी पासपोर्ट को बनवाने में कौन कौन उसके मददगार थे और इसका मकसद क्या था। उधर रूस से करीब 16 महीनों से जंग लड़ रही यूक्रेन की सेना ने कीव पर रूस के किंजल मिसाइलों के हमलों को नाकाम करने का दावा कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना ने कीव पर ताबड़तोड़ 12 मिसाइलें दागी, ताकि कीव के लोगों में खौफ पैदा किया जा सके। लेकिन यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि इससे पहले कि रूस की मिसाइलें कीव में तबाही मचा पाती, उन्हें आसमान में ही ढेर कर दिया गया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि पुतिन की फौज ने रिहायशी इलाकों को निशाने पर लेते हुए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें दागी, लेकिन यूक्रेन की सेना के मुताबिक उसने रूस की किंजल मिसाइलों के हमलों को भी नाकाम कर दिया। यूक्रेन ने 6 कैलिबर क्रूज मिसाइलों के साथ साथ 2 टोही ड्रोन को भी ढेर करने की बात कही। इस बीच यूक्रेन जंग खत्म करवाने के मकसद से कीव पहुंचे अफ्रीकी देशों के एक प्रतिनिधिमंडल का वहां धमाकों से स्वागत किया गया।
यूक्रेन की सेना के मुताबिक अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधिमंडल जैसे ही कीव पहुंचा, वहां तेज धमाके हुए, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया और लोगों को अलर्ट करने के लिए सायरन बजाए गए ताकि रूस के हमलों से बचा जा सके। लेकिन अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधिमंडल के कीव पहुंचते ही वहां हुए धमाकों से लोग सन्न रह गए, क्योंकि वो यूक्रेन जंग को खत्म करवाने के मकसद से रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का रास्ता खोलने में जुटे हैं। इसी कड़ी में अफ्रीकी देश सेनेगल, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका और दूसरे कई देशों के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल कीव पहुंचा था। और तो और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी कीव में मौजूद थे। हालांकि कीव में हुए धमाकों में कितना नुकसान हुआ इसका पता नहीं चल सका। अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधिमंडल रूस के राष्ट्रपति पुतिन से शांति के मुद्दे पर बातचीत से पहले कीव पहुंचा था, लेकिन हवाई हमलों के बीच ही उसे कीव का दौरा करना पड़ गया। उधर पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे रूस के सैनिकों को बोनस देने का ऐलान कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये बोनस सिर्फ रूस के उन्हीं सैनिकों को मिलेगा जिन्होंने जंग के मैदान में पश्चिमी देशों के टैंकों को नष्ट किया, क्योंकि यूक्रेन रूस के बीच जारी युद्ध को करीब 1.5 साल का वक्त बीत चुका है, जिसमें इन्हीं पश्चिमी देशों के टैंकों की मदद से यूक्रेन ने रूस को कई बार झटका दिया और पुतिन के युद्ध जीतने के ख्वाब पर पानी फेर दिया। इसीलिए रूस के रक्षा मंत्रालय ने पश्चिमी टैंकों को तबाह करने वाले सैनिकों को बोनस देने का ऐलान किया और इसके तहत 16 महीने में 10,000 से ज्यादा रूस के सैनिकों को बोनस मिला। वहीं रूस के रक्षा मंत्री ने युद्ध के दौरान पश्चिमी टैंक नष्ट करने वाले सैनिकों को हीरो गोल्ड स्टार अवार्ड भी दिया। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने एक बार फिर खैरसोन में भीषण हमला बोल दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। खैरसोन यूक्रेन का वही प्रांत है जहां पिछले साल रेफरेंडम करवाकर पुतिन उसे रूस का हिस्सा घोषित कर चुके हैं और पिछले हफ्ते वहां नीप्रो नदी पर बने नोवा कखोवका बांध के तबाह होने के बाद वैसे ही हालात काफी खराब हो चुके हैं। लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि इसके बावजूद रूस हमले करने से बाज नहीं आ रहा और उसने रात के अंधेरे में फिर खैरसोन पर गोले बरसा दिए, जिसमें 2 लोग मारे गए। खैरसोन पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन की सेना ने वहां तगड़ा पलटवार किया था और वहां के काफी इलाकों से रूस को खदेड़ दिया था। खैरसोन यूक्रेन का वही प्रांत है जहां पिछले साल रेफरेंडम करवाकर पुतिन उसे रूस का हिस्सा घोषित कर चुके हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना खैरसोन को वापस हासिल करने के लिए पूरी ताकत से लड़ रही है। उधर ब्रिटेन की वेबसाइट डेली मेल ने दावा किया कि रूस के सैनिक यूक्रेन के नागरिकों और युद्धबंदियों को बुरी तरह यातनाएं दे रहे हैं। डेली मेल ने यह दावा संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट के आधार पर किया, जिसके मुताबिक रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के नागरिकों और युद्धबंदियों के लिए 3rd डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल किया, जिससे कई युद्धबंदियों और नागरिकों की हालत बिगड़ गई। हालांकि फंदे से लटकाए गए लोगों को मरने से पहले ही उतार लिया गया। खबर के मुताबिक ऐसी यातनाओं से कई युद्धबंदी घायल हो गए, जबकि कई मानसिक रूप से बीमार हो गए। रूस के सैनिकों पर पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन रूस ने कभी इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया। इधर मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच आरक्षण के मुद्दे पर जारी तनाव में हिंसा की आग एक बार फिर भड़क उठी। पुलिस के मुताबिक राजधानी इंफाल में धारा 144 लागू होने के बाद भी कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और वहां कुछ घरों में आग लगा दी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बदले में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर पत्थर और गुलेल से हमला किया। प्रदर्शनकारियों ने जिस मकान को आग के हवाले किया, वहां से आग की लपटें और काला धुआं उठता दिखा। सूचना मिलने पर वहां पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, जबकि पुलिस के एक्शन के बावजूद प्रदर्शनकारी कुछ दूरी पर डटे दिखे। हालांकि बाद में पुलिस के साथ सुरक्षा बल के जवानों को हिंसा प्रभावित इलाके में तैनात कर दिया गया, जिसके बाद हालात काबू में आ सके। और मणिपुर में भड़की ताजा हिंसा की चपेट में विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह का घर भी आ गया। पिछले महीने भी उनके घर पर हमला हुआ था और एक बार फिर देर रात उपद्रवियों का झुंड राजधानी इंफाल में उनके घर में घुस गया और उसे आग लगा दी। मणिपुर में पिछले महीने से मैतेई और कुकी समुदाय के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। मैतेई समुदाय उसे एसटी कैटेगरी में शामिल करने की मांग कर रहा है, मगर आदिवासी कुकी समुदाय इसके खिलाफ है। और इस वजह से जल रहे मणिपुर में विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह का घर भी निशाने पर आ गया। सामने आई तस्वीरों में विदेश राज्य मंत्री के घर का एक एक कोना और उसमें रखा सामान आग में जलकर स्याह नजर आया। वहां खड़ी एक गाड़ी भी आग में जल गई। राजकुमार रंजन सिंह ने न्यूज 18 को बताया कि उपद्रवी पेट्रोल बम लेकर उनके घर में घुसे। राहत की बात यह रही कि हमले में किसी को कोई चोट नहीं आई। विदेश राज्य मंत्री भी उस वक्त अपने घर पर नहीं थे, वो फिलहाल केरल में है। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कराने वाले दारोगा पर कार्रवाई की जाएगी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर उस वक्त लाठियां बरसाई गई थी जब वो नशाखोरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई का आदेश दिया और एडीजी स्तर के अधिकारी से घटना की जांच कराने के आदेश दिए। इसके साथ ही वहां के थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया कि एडीजी स्तर का अधिकारी भोपाल से जाकर के वहां पर सारे पहलुओं की जांच करेगा। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले पर बजरंग दल के साथ राज्य की बीजेपी सरकार को भी घेर लिया। पहले स्पष्ट करें कि इनने बजरंग दल पे प्रहार किया है, बजरंग बली पे प्रहार किया है। इंदौर में देर रात तक खुले रहने वाले पब और बार के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वहीं प्रदेश के इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव की खबर भी आई, जिसमें 5 पुलिस वाले घायल हो गए।
पुलिस के मुताबिक बजरंग दल के कार्यकर्ता इंदौर के पलासिया थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपने की मांग कर रहे थे। लेकिन जब पुलिस कमिश्नर नहीं पहुंचे तो उन्होंने सड़क पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से रास्ता जाम हो गया। पुलिस ने कई बार प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। थोड़ी ही देर में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस के मुताबिक इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां चला दी। उनको तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया है और ट्रैफिक जाम भी दिलवा दिया गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और पुलिस कई कार्यकर्ताओं को बस में भरकर ले गई। उधर अमेरिका से भिड़ने के लिए ईरान ने उसके पड़ोसी और पुराने दुश्मन कैरिबियाई देश क्यूबा से हाथ मिला लिया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी क्यूबा पहुंच गए और वहां दोनों देशों ने मिलकर अमेरिका का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि ईरान और क्यूबा दोनों ही अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों के मारे हैं और दोनों को अमेरिका आतंकवादी भी कहता है। ईरान और क्यूबा पुराने साथी हैं, इसलिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी क्यूबा ही पहुंच गए ताकि उससे दोस्ती गहरी करके अमेरिका को उसके इलाके में ही घेर लिया जाए। मतलब जैसे अमेरिका पश्चिम एशिया में ईरान के इलाके में अपनी मौजूदगी बनाए बैठा है, ईरान ने भी उसी तरह अमेरिका के पड़ोस में पैठ बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि अमेरिका लंबे वक्त से ईरान को उसके ही पड़ोस में अलग थलग करने में लगा है। तुर्की अमेरिका के खेमे में है, इजराइल अमेरिका का दोस्त है, सीरिया और इराक में अमेरिका की सेना तैनात है। उसी तर्ज पर ईरान ने क्यूबा से अपनी दोस्ती बढ़ाकर अमेरिका की घेरेबंदी शुरू कर दी। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल के दुश्मन चरमपंथी संगठन PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के नेताओं से अपनी राजधानी में मुलाकात करके इजराइल को खुली चेतावनी दे डाली। PIJ गाजा पट्टी का वही चरमपंथी संगठन है जिसने पिछले महीने इजराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेट बरसाकर उससे जंग छेड़ दी थी। इसलिए पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के नेताओं को बधाई देने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई ने उनसे मुलाकात की। खामनई ने गाजा की पिछले महीने की जंग में पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के इजराइल से जी जान से लड़ने की खूब तारीफ की। ईरान और इजराइल दुश्मन है, ईरान फिलिस्तीन का समर्थक है, इसलिए वो इजराइल के खिलाफ अपनी जंग में फिलिस्तीन के चरमपंथियों की मदद करता है। यही वजह रही कि ईरान के सुप्रीम लीडर खुद पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के नेताओं से मिले और मुलाकात में उन्होंने इजराइल के मिट्टी में मिलने की भविष्यवाणी भी कर दी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजराइल और अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने एक और खतरनाक ड्रोन बना लिया। इससे पहले ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन बनाया था, जो यूक्रेन जंग में अपना लोहा मनवा चुका है। लेकिन ईरान का यह नया आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 ड्रोन से भी ज्यादा खतरनाक और तेज होगा, जो दुश्मनों के पसीने छुड़ा देगा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने इस नए आत्मघाती ड्रोन का फारस की खाड़ी में सफल टेस्ट भी कर लिया। ईरान का एक खास बॉम्बर ड्रोन एक बार में 10 छोटी मिसाइलें दाग सकता है और 500 मीटर की ऊंचाई से अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। वहीं इस ड्रोन के टेस्ट के बाद अमेरिका भड़क गया और उसने ईरान पर आरोप लगाया कि वो फारस की खाड़ी में तनाव की स्थिति बना रहा है और इसका असर व्यापार पर भी पड़ेगा, क्योंकि फारस की खाड़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अहम रूट है। इस बीच इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान की बढ़ती ताकत के पीछे रूस जिम्मेदार है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार रूस को ईरान ही सप्लाई कर रहा है, जिससे उसे भारी मुनाफा हो रहा है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक इस मुद्दे पर इजराइल ने रूस को चेतावनी भी दी और इसे इजराइल ने अपने लिए खतरा बताया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान से बढ़ती नजदीकियों पर रूस को चेतावनी दी कि ईरान के साथ सैन्य तकनीक को साझा करना चिंता की बात है। वहीं इजराइल ने दावा किया कि रूस उस पर यूक्रेन की मदद करने का आरोप लगाता है, जो कि पूरी तरह गलत है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम कभी भी यूक्रेन को नहीं दिए, क्योंकि खुद इजराइल को डर है कि अगर उसकी सैन्य तकनीक रूस के हाथ लग गई तो वो ईरान तक पहुंच सकती है। उधर अमेरिकी न्यूज चैनल ने दावा किया कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए अमेरिका ने उससे पिछले साल ही चुपके से बातचीत शुरू कर दी थी, जबकि पिछले साल सितंबर में दोनों की इस मसले पर बात बंद हो गई थी। और उसके बाद से अमेरिका ये कहने में लगा था कि ईरान के साथ परमाणु डील बहाल करना फिलहाल उसके एजेंडे में ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका का फोकस तब ईरान में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर था। पर अब CNN ने अपने सूत्रों के हवाले से खबर दी कि अमेरिका दुनिया के सामने अलग बात कर रहा था और पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। CNN ने दावा किया कि अमेरिका ने पिछले साल के आखिर में ही ईरान से बातचीत शुरू कर दी थी ताकि उसके साथ रद्द पड़ी परमाणु डील को फिर से बहाल किया जा सके। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए ईरान से वो डील तोड़ दी थी, जिसके बाद ईरान ने भी अपने परमाणु कार्यक्रम को धार दे डाली। इसलिए अमेरिका ने पिछले साल के आखिर में ईरान से बातचीत शुरू की, मगर इसका ऐलान नहीं किया। इधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 आतंकी ढेर हो गए। सुरक्षा बल को LOC के पास जुमागुंड इलाके में पाकिस्तान से जुड़े कुछ आतंकियों के एक ठिकाने का पता चला, जहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल ने इलाके की घेरेबंदी कर आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया। लेकिन इसी बीच आतंकियों ने सुरक्षा बल पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बल ने भी फायरिंग की, जिसमें 5 आतंकी ढेर हो गए, जिसकी जानकारी कश्मीर पुलिस के ADGP ने ट्वीट करके दी। जो आतंकी मारे गए उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, जिसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेरेबंदी की और तलाशी अभियान भी चलाया।
इसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने टारगेट किलिंग के आरोप में जैश के 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये वही आतंकी हैं जिन पर उधमपुर के रहने वाले दीपक कुमार उर्फ दीपू की हत्या का आरोप है, जिन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए 5 आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े बताए गए। पुलिस के मुताबिक कश्मीर फ्रीडम फाइटर ग्रुप के हैंडलर खालिद कामरान के इशारे पर 29 मई को टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें उधमपुर के दीपक कुमार की हत्या कर दी गई। मामले में एसआईटी की जांच में अनंतनाग में रहने वाले 2 लड़के लापता पाए गए, जिन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया और 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। 2 पर्सन हैं जो कि अनंतनाग टाउन के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने पकड़े गए आतंकियों के पास से एक AK-47 और हैंड ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद किए। उधर कश्मीर में आतंकियों के समर्थक अलगाववादी नेताओं पर NIA के शिकंजे से पाकिस्तान बौखला गया और इन नेताओं की संपत्ति जब्त किए जाने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने चिंता जाहिर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में NIA की टीम टेरर फंडिंग को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। आतंकियों का समर्थन करने वाले अलगाववादी नेताओं की संपत्तियां सील की जाने लगी, लेकिन NIA के इस एक्शन से पाकिस्तान टेंशन में आ गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने इसे चिंताजनक बताया और कहा कि कश्मीर में NIA साल 2021 से ऐसी 124 संपत्तियों को जब्त कर चुकी है, क्योंकि इन नेताओं पर आरोप था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर जैसे संगठन इनके जरिए आतंकियों तक पैसे पहुंचाते थे, जिसके बाद NIA ने ऐसे लोगों की पहचान कर उनकी संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया। इस बीच तालिबान से नाराज चल रहे पाकिस्तान और ईरान ने अफगानिस्तान पर डबल अटैक कर दिया। दोनों ही देशों ने अपने यहाँ रह रहे अफगानिस्तान के नागरिकों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। एक तरफ ईरान सरकार ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी कि कोई भी अफगानिस्तान के नागरिकों को काम नहीं देगा, वहीं पाकिस्तान सरकार ने अपने यहाँ रह रहे अफगान नागरिकों को गिरफ्तार कर उन्हें वापस अफगानिस्तान भेजने का फैसला लिया। और इसके पीछे की वजह आतंकी संगठन TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हमलों को बताया गया, जिसे लेकर कई बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अधिकारियों के बीच बैठक हुई, लेकिन पाकिस्तान में TTP के हमले नहीं रुके, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने उनके देश में रह रहे अफगानिस्तान के करीब 250 नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया और अब उन्हें वापस अफगानिस्तान भेजने का फैसला लिया। वहीं ईरान सरकार ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी कि कोई भी अफगान नागरिकों को अपने यहाँ काम पर नहीं रखेगा और आदेश न मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद तालिबान सरकार का गुस्सा भी फूट पड़ा। उन्होंने पाकिस्तान और ईरान की इस कार्रवाई को गलत बताते हुए अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। वहीं पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि आतंकी संगठन TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आगे वहां की सरकार घुटनों पर आ गई और शहबाज सरकार ने पैसों का लालच देकर आतंकी संगठन TTP को पाकिस्तान से निकालने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह समझ चुका है कि TTP को काबू करना उसके बस की बात नहीं। इसलिए पाकिस्तान ने TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सामने पैसों का चारा फेंका और उन्हें पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान जाने की सलाह दी। और इसके लिए पाकिस्तान ने तालिबान सरकार से एक डील भी कर ली, क्योंकि ये आतंकी संगठन लगातार पाकिस्तान के शहरों में धमाके कर रहा है और सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बना रहा है। इतना ही नहीं, इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तान से सरकार को उखाड़ फेंकने और वहां शरिया कानून लागू करने की कसम खा रखी है, जिससे वहां की सरकार दहशत में है और वो किसी भी तरीके से इस आतंकी संगठन को अपने देश से निकालना चाहती है। इस बीच दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान ने अब आर्थिक संकट में फंसे देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF को गीदड़ भभकी दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने IMF पर आरोप लगाया कि वो पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात बनाना चाहता है और IMF पाकिस्तान को दिवालिया देखना चाहता है। इसी वजह से वो हर बार नई शर्त थोप रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसाक डार ने ऐलान कर दिया कि वो IMF की हर शर्त नहीं मानेंगे। यानी एक तरफ तो पाकिस्तान को IMF से कर्ज चाहिए, तो शर्त मानने की बजाय वो धमकी देने पर उतर आया और उल्टा IMF को आंखें दिखाने लगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब पाकिस्तान को कर्ज की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है और उसके दोस्त माने जाने वाले देशों ने भी उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। ऐसे में उसे IMF से मिलने वाले पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान IMF को ही आंखें दिखाने लगा, क्योंकि IMF ने शहबाज सरकार के नए बजट पर सवाल उठा दिए और साफ कर दिया कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स नहीं बढ़ाया तो वो IMF से मिलने वाले फंड को भूल जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री IMF की फटकार से बौखलाकर उसे भला बुरा बोल बैठे। इधर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी रखने पर सियासी जंग छिड़ गई। दिल्ली के 3 मूर्ति परिसर में प्रधानमंत्री संग्रहालय के उद्घाटन के करीब 1 साल बाद सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदल दिया और उसका नाम प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया, जिस पर कांग्रेस भड़क गई। उसके नेताओं ने केंद्र सरकार पर जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगाया। इस तरह के काम करके आपने पंडित जी को और विशाल बना दिया। लेकिन बीजेपी ने प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल के रखरखाव की बात करते हुए दावा किया कि कांग्रेस बिना सोचे समझे भड़की है। क्या किसी ने जाके देखा? बगैर देखे ही बोलने लगते हैं। दिल्ली के 3 मूर्ति परिसर में करीब 1 साल पहले प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था और अब नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदल दिया गया, जिसके लिए सरकार ने दलील दी कि संस्थान का नाम देश के किसी एक प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं होना चाहिए।
उधर कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार के धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने के फैसले का विरोध शुरू हो गया। कैबिनेट की मोहर लगने के बाद कर्नाटक सरकार विधानसभा सत्र में इससे जुड़ा बिल लाने वाली है, लेकिन इससे पहले ही वो विरोधियों के निशाने पर आ गई। बीजेपी ने सिद्धरमैया सरकार के फैसलों को वोट बैंक की सियासत करार दिया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद भी सड़कों पर उतर आई। बेंगलुरु में उसके कार्यकर्ताओं ने सिद्धरमैया सरकार के धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने के फैसले का विरोध किया। उन्होंने नारेबाजी की और खुलकर कर्नाटक सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। विश्व हिंदू परिषद कठिन शब्दों से प्रहार करता है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून लाई थी, जिसके तहत जबरन धर्मांतरण पर कड़ी सजा का प्रावधान था, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में आते ही इस कानून को रद्द करने का फैसला किया। कैबिनेट से यह प्रस्ताव पास भी हो चुका है और जुलाई में यह प्रस्ताव विधानसभा में लाने की तैयारी है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूरोप के देश एस्टोनिया के आसमान के पास से ब्रिटेन ने रूस के 3 लड़ाकू विमान खदेड़ दिए। बताया गया कि रूसी विमान एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी ब्रिटेन के यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमान ने उनका पता लगा लिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसके बाद यूरोफाइटर टाइफून ने कुछ ही देर में रूस के सुखोई Su-27 फाइटर जेट को उसकी सीमा में खदेड़ दिया। एस्टोनिया रूस का पड़ोसी देश है, लेकिन इसके बावजूद वो रूस से बिना डरे जंग की शुरुआत से ही एकदम खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा है। इस वजह से एस्टोनिया पुतिन की हिट लिस्ट में शामिल है। हालांकि रूस के लड़ाकू विमान किस मकसद से एस्टोनिया की हवाई सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, इसका पता नहीं चल सका। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ब्रिटेन से यूक्रेन को मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को रूस ने भी बेहद खतरनाक मान लिया। बताया गया कि जापोरिजिया में तैनात पुतिन के एक करीबी अधिकारी ने यह बात मान ली कि स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से निपटने में रूसी फौज को परेशानी हुई। यानी यूक्रेन के लिए स्टॉर्म शैडो मिसाइल ने 100% अपना काम कर दिखाया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन के उस करीबी अधिकारी ने यह मान लिया कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल का तोड़ निकालना आसान नहीं है। बताया गया कि हाइमार्स से किए गए हमलों को तो रूसी फौज नाकाम कर पा रही है, लेकिन उसके लिए स्टॉर्म शैडो मिसाइल किसी काल की तरह साबित हो रही है। यानी ब्रिटेन की ये मिसाइल यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हुई। स्टॉर्म शैडो मिसाइल को दुश्मन पर कहर बरपाने के लिए ही जाना जाता है। ये लंबी दूरी के टारगेट को भी पलक झपकते पूरी तरह तबाह कर सकती है। इधर रूस से बढ़ते खतरे के बीच पोलैंड ने हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से हाइमार्स के लिए रॉकेट पोलैंड में ही तैयार करने की मांग कर डाली। ये दावा पश्चिमी मीडिया ने किया, जिसके मुताबिक पोलैंड लॉकहीड मार्टिन कंपनी से इसको लेकर बातचीत करने में जुट गया। जंग की शुरुआत से ही पोलैंड यूक्रेन की अलग अलग तरह से मदद करता आया है। पश्चिमी देशों के हथियार पोलैंड के जरिए ही यूक्रेन तक पहुंचते रहे हैं, लेकिन अब पोलैंड एक कदम और आगे बढ़ गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उसने लॉकहीड मार्टिन से उसके यहाँ हाइमार्स के रॉकेट बनाने की फैक्ट्री लगाने की मांग कर डाली। पोलैंड यूक्रेन का पड़ोसी देश है जो जंग की शुरुआत से ही रूस के खिलाफ खड़ा है। ऐसे में अगर हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन पोलैंड की मांग को मान लेती है तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगी, क्योंकि पोलैंड से हाइमार्स के लिए रॉकेट यूक्रेन तक बहुत कम समय में पहुंच पाएंगे। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन के खिलाफ 50 देशों ने यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल देने की हुंकार भरी। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हुई एक बैठक में यूक्रेन को नए और घातक हथियार भेजने पर कई देशों के बीच सहमति बन गई, ताकि जेलेंस्की की सेना रूसी फौज को मुंहतोड़ जवाब दे सके। ब्रसेल्स में हुई उस बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन, डेनमार्क और हॉलैंड ने यूक्रेन को और ज्यादा हथियार भेजने के मुद्दे पर चर्चा की, जिसके बाद ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि ब्रिटेन यूक्रेन को जल्द ही एयर डिफेंस सिस्टम के लिए और ज्यादा मिसाइलें देगा। इतना ही नहीं, बैठक के बाद यह भी साफ किया गया कि करीब 50 देश यूक्रेन को हथियारों की मदद भेजते रहेंगे। यानी आने वाले दिनों में ये जंग और ज्यादा भीषण हो सकती है, क्योंकि इतने सारे देशों से हथियारों की मदद के बाद यूक्रेन रूसी फौज पर ताबड़तोड़ हमले करने में सक्षम हो जाएगा। इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ा। तेजस्वी हाजीपुर की राघोपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और वह वहां कई योजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन कुछ लोगों ने तेजस्वी के काफिले के सामने प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें उद्घाटन समारोह से जाते समय तेजस्वी यादव गाड़ी से निकलकर अपने समर्थकों की तरफ हाथ हिलाते दिखे। लेकिन इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। तेजस्वी यादव के सामने मोदी और बीजेपी के समर्थन में तो नारे लगे ही, साथ ही कुछ लोगों ने जय श्री राम और बाबा बागेश्वर के समर्थन में भी नारे लगाए। हालांकि तेजस्वी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और गाड़ी में बैठकर चले गए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर बड़ा आरोप लगा दिया। नीतीश ने आरोप लगाया कि जीतन राम मांझी महागठबंधन में रहकर बीजेपी के लिए जासूसी कर रहे थे। 2 दिन पहले ही जीतन राम मांझी की पार्टी बिहार के महागठबंधन से अलग हुई है, जिसके बाद जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई। नीतीश कुमार ने मांझी पर बीजेपी के लिए महागठबंधन के नेताओं की जासूसी करने का आरोप लगा दिया। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। और नीतीश के इस बयान पर मांझी बुरी तरह आग बबूला हो गए।
उन्होंने नीतीश कुमार को धोखेबाज बता दिया और दावा कर दिया कि नीतीश कुमार कभी भी तेजस्वी के हाथ में मुख्यमंत्री का पद नहीं देंगे। क्या नीतीश कुमार भाजपा से मिलकर के सरकार नहीं बनाए हैं क्या? मैं कहता हूं दावे के साथ कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनावेंगे। वो जीतन राम मांझी की पार्टी ने अब तक ये ऐलान नहीं किया है कि वो एनडीए में शामिल होगी या नहीं। इधर दिल्ली में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के घर के पास से एक अनजान शख्स को हिरासत में ले लिया गया। आरोपों के मुताबिक ये शख्स पिछले 2 दिन से बृजभूषण शरण सिंह के घर के आसपास चक्कर लगा रहा था और घर के अंदर जाकर उनके यहां काम कर रहे कर्मचारियों से बृजभूषण शरण सिंह के बारे में पूछताछ भी की थी, जिसके बाद वहां काम कर रहे लोगों को उस अजनबी पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर उस अजनबी को हिरासत में ले लिया। आरोपों के मुताबिक ये अनजान शख्स पिछले 2 दिनों से बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के घर का चक्कर लगा रहा था। वहीं पुलिस आरोपी शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई ताकि ये पता चल सके कि उसका बृजभूषण शरण सिंह के घर में घुसने का मकसद क्या था। उधर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक दिन पहले आए लव जिहाद के मामले में पुलिस को मानव तस्करी का भी शक है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नाम बदलकर एक लड़की के साथ कोर्ट में शादी करने पहुंचा था, लेकिन जब शादी के लिए उसने अपना असली नाम बताया तो उसकी सच्चाई सामने आ गई। लड़का का नाम तो राहुल सिंह के नाम से जानती थी, लेकिन जब साइन कर रहा था वो नूर आलम नाम का साइन कर रहा था, जिसके बाद कोर्ट में हंगामा मच गया। जानकारी मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने नौकरी का झांसा देकर लड़की को बस्तर से अंबिकापुर बुलाया था और यहां से शादी के बाद वो उसे गुजरात भेजने वाला था। ऐसे में पुलिस को इस मामले में मानव तस्करी का शक है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच में जुट गई। इस बीच मुंबई में एक निजी स्कूल में लाउडस्पीकर पर रिकॉर्डेड अजान बजाई गई, जिसके बाद लोगों ने वहां जमकर हंगामा किया। स्कूल में अजान बजाए जाने की खबर मिलते ही बच्चों के माता पिता स्कूल पहुंच गए और वहां जमकर हंगामा किया, क्योंकि स्कूल में अजान होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। छात्रों के अभिभावकों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और बच्चों के धर्मांतरण की कोशिश का आरोप लगाया। लोगों ने आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बच्चों को कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। स्कूल में लोगों की भीड़ और गुस्से को देखते हुए मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मॉर्निंग प्रेयर में अजान बजाया गया तो उस तकरार का पुलिस ने दखल लिया है। मामला बढ़ता देख स्कूल ने अजान की रिकॉर्डिंग चलाने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया। हालांकि स्कूल ने सफाई दी कि वो हर धर्म की प्रार्थनाएं बजाते हैं ताकि बच्चे उन्हें समझ सकें, लेकिन लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए स्कूल ने आश्वासन दिया कि वहां दोबारा अजान की रिकॉर्डिंग नहीं चलाई जाएगी। उधर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में बढ़ रहे तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी एक परमाणु पनडुब्बी दक्षिण कोरिया भेज दी। दावा किया गया कि अमेरिका का यह एक्शन उत्तर कोरिया के नए मिसाइल परीक्षण के बाद देखने को मिला, क्योंकि दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया कि एक रोज पहले ही उत्तर कोरिया ने 2 नई मिसाइलों का परीक्षण किया और उत्तर कोरिया के इन ताबड़तोड़ मिसाइल परीक्षणों को दक्षिण कोरिया अपने लिए खतरा मानता है। जबकि दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन अपने कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच बढ़ती करीबी से चिड़े हुए हैं। वो दक्षिण कोरिया और अमेरिका को कई बार धमकी भी दे चुके हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया में अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेजकर अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो किम की धमकियों से डरने वाला नहीं है। इस बीच उत्तर कोरिया की फेल हुई जासूसी सैटेलाइट का मलबा दक्षिण कोरिया के हाथ लग गया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि समंदर में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान दक्षिण कोरिया ने जासूसी सैटेलाइट के एक बड़े हिस्से की खोज कर ली, जिसे 31 मई को उत्तर कोरिया ने पड़ोसी देशों की जासूसी के लिए लॉन्च किया था, लेकिन वो फेल होकर दक्षिण कोरिया के करीब समंदर में गिर गई थी। उसी दिन से दक्षिण कोरिया ने अपनी सीमा से 200 किलोमीटर समंदर के अंदर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था और अब पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 75 मीटर की गहराई में स्पाई सैटेलाइट के टुकड़े मिले, जिसकी लंबाई करीब 15 मीटर थी, यानी ये सैटेलाइट का आधा हिस्सा था। वहीं सैटेलाइट का एक बड़ा हिस्सा मिलने के बाद उसे रिसर्च सेंटर भेज दिया गया, जहां दक्षिण कोरिया और अमेरिका के वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुट गए कि उत्तर कोरिया की मिसाइल तकनीक क्या है। इससे पहले दक्षिण कोरिया ने दावा किया था कि चीन भी इस सैटेलाइट के मलबे की तलाश में जुटा था। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने मिसाइल लॉन्च करने पर किम जोंग उन को घेर लिया। एक रोज पहले खबर आई थी कि उत्तर कोरिया ने जापान और दक्षिण कोरिया की समुद्री सीमा में कम दूरी की क्षमता वाली 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया, जिस पर जापान के प्रधानमंत्री भड़क गए। उन्होंने तुरंत अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने दुनिया के सभी देशों से किम जोंग उन के खिलाफ खड़े होने की अपील की और साफ कह दिया कि उत्तर कोरिया के खिलाफ सख्त से सख्त पाबंदी लगाई जानी चाहिए। हालांकि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया यूएन में कई बार उत्तर कोरिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की अपील कर चुके हैं, लेकिन उत्तर कोरिया को रूस और चीन का समर्थन है, इसी वजह से वो हर बार बच निकलता है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने एक दिन पहले साझा युद्ध अभ्यास किया था। खबर है कि इसी बात से किम जोंग उन बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने इसके जवाब में 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर अपनी ताकत दिखा दी। इधर आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के रामचरितमानस पर दिए बयान पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने इतिहास का हवाला दिया और दावा किया कि रामचरितमानस एक मस्जिद में लिखी गई थी।
रीतलाल यादव बिहार के दानापुर से विधायक हैं। इससे पहले उन्हीं की पार्टी के नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने रामचरितमानस पर विवादास्पद बयान दिया था और अब आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के रामचरितमानस पर दिए बयान पर बवाल हो गया, क्योंकि उन्होंने इतिहास का हवाला देकर दावा किया कि रामचरितमानस एक मस्जिद में लिखी गई थी। तो रामचरितमानस जो लिखा गया था, आपको याद होगा, एक मस्जिद में लिखा गया था। इतिहास उठा के देखिएगा। जिसके बाद बीजेपी भड़क गई। उसने नहले पर दहला मारते हुए नीतीश और उनके सहयोगियों पर तंज कस दिया। इसका पढ़ाई चरवाहा विद्यालय में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी एडमिशन लिए होंगे तब हुआ होगा। रीतलाल यादव से पहले आरजेडी नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताकर बखेड़ा खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से नीतीश सरकार को विरोधियों के हमले झेलने पड़े थे। जिसके बाद जेडीयू की सहयोगी आरजेडी के एक और विधायक ने रामचरितमानस पर विवादास्पद बयान दे डाला। उधर हिंदू राष्ट्र पर छिड़ी बहस के बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प ले लिया। उन्होंने ये बयान रायपुर में आयोजित धर्मसभा में लिया। कुछ महीने बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे, जिसके लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रखी है। यही नहीं, चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस की एक विधायक ने हिंदू राष्ट्र का संकल्प तक ले डाला। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम संकल्पित होकर हिंदू के लिए बात करें। छत्तीसगढ़ के धरसींवा से कांग्रेस विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने रायपुर की धर्मसभा में यह संकल्प लिया। उनसे पहले जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद महाराज ने हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया। वैसे इस मुद्दे ने तब तूल पकड़ा जब कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया था, जिसके बाद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर बहस छिड़ गई। वहीं कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार मुनाफे के निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही अपने 6 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए और बाजार बंद होने के वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 466 अंकों की छलांग लगाकर 63,384 पर पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 137 अंक चढ़कर 18,826 पर पहुंच गया। 1 दिसंबर 2022 के बाद से ये सेंसेक्स और निफ्टी का सबसे ऊंचा स्तर है। कारोबार के दौरान बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल गुड्स के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई। इधर दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी में एक बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। बताया गया कि वो कुत्ता पिटबुल नस्ल का था, जिसे बेहद खतरनाक माना जाता है। बच्चे के घर वालों का आरोप है कि बच्चा शाम के वक्त बाहर खेल रहा था, तभी हाउसिंग सोसाइटी में ही पले उस खतरनाक कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे वो बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। उस बच्चे के घर वालों ने आरोप लगाया कि हाउसिंग सोसाइटी में खेलते उनके 7 साल के बच्चे पर जिस कुत्ते ने झपट्टा मारा वो पिटबुल नस्ल का था, जिसे बेहद खतरनाक माना जाता है, जिसने उसके कान और कमर के हिस्सों पर काट लिया। बताया गया कि उस कुत्ते को उसके मालिक ने घर के बाहर एक चारपाई से बांध रखा था। चारपाई खींच के ले गो, ये काट लो है पीछे पे, कान भी काट रखा है। घर वालों ने आरोप लगाया कि उस कुत्ते के मालिक ने उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव भी बनाया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए उस कुत्ते के मालिक को हिरासत में ले लिया। इस बीच दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके के एक कोचिंग सेंटर में लगी आग के मामले में पुलिस ने कोचिंग सेंटर के संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 1 रोज पहले ही उस कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी, जिसकी वजह से कुछ छात्र घायल हो गए थे। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त कोचिंग सेंटर में आग लगी, अंदर क्लास चल रही थी, लेकिन आग लगने के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया और छात्रों ने खिड़कियों से रस्सी के सहारे निकलकर अपनी जान बचाई थी। इसीलिए अब इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोचिंग सेंटर के संचालक और बिल्डिंग मालिक के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। हालांकि शुरुआती जांच में यह पता चला कि कोचिंग सेंटर में एक बिजली के मीटर में आग लगी थी। उधर अमेरिकी राज्य ओहायो में भीषण तूफान ने कोहराम मचा दिया, जिसकी वजह से वहां हर तरफ अफरा तफरी मच गई। ओहायो के मौसम विभाग के मुताबिक वहां अचानक 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगी, जिसके बाद हर तरफ अंधेरा छा गया और सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखी। तूफानी हवा इतनी तेज थी कि कुछ लोग तो सड़क किनारे ही गाड़ियां रोककर खड़े हो गए। ये भयंकर तूफान अमेरिकी राज्य ओहायो में आया था और वहां के मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चली, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में पेड़ के पत्ते आसमान में तेजी से उड़ते हुए दिखाई दिए और दिन में हर तरफ अंधेरा छा गया। तेज हवा के डर से कुछ गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी हो गईं, जबकि कुछ गाड़ियां धीरे धीरे सड़क से गुजरती हुई दिखी। इस बीच यूरोप के देश सर्बिया में बेहिसाब बारिश के बाद आई बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई, जिसके बाद बाढ़ में फंसे 75 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जो बाढ़ के बीच अपने घरों और गाड़ियों में फंस गए थे। मध्य सर्बिया में आसमान से बरसी आफत ने कई इलाकों को पूरी तरह डुबो दिया। बारिश के पानी ने सड़कों और निचले इलाकों पर कब्जा जमा लिया। तेज बारिश के बाद वहां के एक इलाके में सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसकी वजह से रास्ता तक बंद हो गया। हालांकि इमरजेंसी से निपटने के लिए रेस्क्यू टीम ने रात भर बाढ़ प्रभावित जगहों पर गश्त किया और वहां फंसे 75 लोगों को सुरक्षित राहत कैंप तक पहुंचाया, क्योंकि तेज बारिश के बाद ये सभी लोग अपने घरों और गाड़ियों में फंस गए थे। इधर राजस्थान के झुंझुनू में बदमाशों ने एक दुकान पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमला करने वालों ने पहले उस दुकान के मालिक से पैसों की मांग की और जब उसने विरोध जताया तो बदमाशों ने दुकान पर हमला कर दिया, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया।
जिसमें हमलावर हाथ में डंडे लिए नजर आए और दुकान में तोड़फोड़ करते दिखे। वहीं दुकानदार उन लोगों को रोकने की कोशिश करता रहा। वो कभी हाथ जोड़ता तो कभी डंडा पकड़ने की कोशिश करता, जिसके बाद हमलावरों ने उसे घेर लिया और डंडे से पीटने लगे। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद और इस तूफान की वजह से इतनी तेज हवाएं चली कि कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। बिजली के कई खंभों पर भी तूफान की मार पड़ी, जिसके बाद राहत और बचाव दल की कई टीमें उन पेड़ों और बिजली के खंभों को हटाने में जुटी रहीं। कुछ पेड़ तो मकानों और दुकानों पर भी गिर गए थे, लेकिन तेज हवाओं की वजह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को उन्हें हटाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी जो गस्टिंग स्पीड के साथ बताया जा रहा है 80-90 की रफ्तार है यहाँ पर। हालांकि बिपरजॉय तूफान के नलिया पहुंचने से पहले ही प्रशासन ने वहां धारा 144 लागू कर दी थी। इसके साथ ही लोगों को घरों में रहने की सख्त हिदायत भी दी गई थी। इसी वजह से तूफान के अगले दिन भी लोग बाहर नहीं निकले, क्योंकि चक्रवाती तूफान से गुजरात के कई जिलों में ऐसी भीषण तबाही मचाई कि लोगों के होश उड़ गए। एनडीआरएफ ने जानकारी दी कि तूफान की वजह से 23 लोग जख्मी हो गए, जबकि तूफान आने से पहले पोरबंदर और राजकोट में 2 लोगों की मौत हो गई। एनडीआरएफ ने बताया कि बिपरजॉय तूफान ने गुजरात के 8 जिलों में तबाही मचाई। इस दौरान भारी बारिश और तेज हवा की वजह से वहां 800 से ज्यादा पेड़ गिर गए। तूफान की वजह से करीब 300 से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे 1000 गांवों की बिजली गुल हो गई। तेज हवा और भारी बारिश की वजह से गुजरात के 8 जिलों में 500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। 23 लोग घायल हुए हैं। घरों के डैमेजेस की बात करें तो 500 से अधिक घर डैमेज हुए। हालांकि राहत और बचाव की टीमें तूफान प्रभावित इलाकों में मुस्तैद दिखी। हालात खराब होने के बावजूद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने लोगों का रेस्क्यू किया। वहीं तूफान की वजह से गुजरात के द्वारका में समंदर किनारे के गांव में पानी भर गया। ग्राउंड जीरो पर मौजूद न्यूज 18 की टीम ने प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों से उनका हाल जाना और कमर तक भर चुके पानी में फंसे लोगों से बातचीत की। यहाँ पे ये सब रहते थे, यहाँ डूब गए, वहाँ पे गए। अच्छा, सामान ले गए थे अपना? नहीं, सामान सब चला गया। पानी में डूब चुके रास्तों से बड़े लोग तो किसी तरह निकल रहे थे, लेकिन छोटे बच्चों के लिए मुसीबत ज्यादा थी। छोटे बच्चों को पानी से बाहर निकालने के लिए लोगों ने प्लास्टिक की टंकी को काटकर नाव बना दी। इनको टंकी में बिठाया गया था क्योंकि नाव तो नहीं आ सकती और बच्चे कैसे चलेंगे। वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि बारिश का पानी उनके घरों में घुस गया, जिसकी वजह से उनके कपड़े और खाने पीने का सामान पूरी तरह भीग गया। हालांकि तूफान गुजरात से आगे तो बढ़ गया, लेकिन अपने पीछे जगह जगह बर्बादी के निशान छोड़ गया। बिपरजॉय की वजह से कच्छ के मांडवी में कई जगह पेड़ गिर गए और मांडवी से मुंद्रा और आगे भुज की तरफ जाने वाली एक सड़क भी तूफान की वजह से गिरे पेड़ों से पटी नजर आई। ऊंचे ऊंचे भारी भरकम पेड़ बिपरजॉय से बराबरी नहीं कर सके और औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़े। इस वक्त तक तूफान खत्म हो चुका था, लेकिन उसका असर खत्म नहीं हुआ था। हालांकि तूफान चला गया, लेकिन तूफानी हवाएं और बारिश हम सीधे नहीं खड़े हो पा रहे हैं। इस वजह से पेड़ हटाने में भी दिक्कत हुई। कुछ गाड़ियों को रास्ता साफ होने का इंतजार करना पड़ा। आसपास के लोगों ने जब पेड़ हटाए तब गाड़ियां आगे बढ़ सकी। उधर गुजरात में तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना ने मोर्चा संभाल लिया। तूफान के गुजर जाने के बाद अलग अलग इलाकों में पेड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए। सड़क पर गिरे पेड़ों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कटर मशीन से काटकर हटाती दिखी और रास्ता साफ करती नजर आई। तूफान के दौरान कच्छ जिले में भुज लखपत रोड पर एक भारी भरकम पेड़ गिर गया, जिसे एनडीआरएफ की टीम ने कटर मशीन से काटकर हटाया। कच्छ जिले में पेड़ गिरने से बंद पड़े रास्तों को खोलने में एनडीआरएफ के साथ फायर ब्रिगेड की टीम को भी लगा दिया गया। वहां सड़क पर गिरे बड़े पेड़ों को हटाने के लिए मिट्टी खोदने वाली मशीन की मदद लेनी पड़ी। जेसीबी से अभी फिलहाल ट्री फॉल के जो केसेस है उसके पेड़ हटाने की कामगिरी जेसीबी से चालू है। कुछ ऐसे ही हालात द्वारका जिले के रूपे बंदर में दिखे। तेज बारिश के बीच एनडीआरएफ के जवान सड़क पर गिरे पेड़ को काटकर हटाते दिखे। इधर गुजरात को हिलाकर रख देने वाले इस तूफान का असर राजस्थान से लेकर दिल्ली एनसीआर में भी दिखना शुरू हो गया। तूफान की वजह से राजस्थान में जमकर बारिश हुई और मौसम विभाग ने बताया कि सोमवार तक उत्तर भारत में बिपरजॉय की आहट महसूस होती रहेगी। अनुमान है कि 18-19 जून तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में सामान्य से तेज हवा चल सकती है और हो सकता है कि बारिश भी रुकने का नाम न ले। राजस्थान के कई हिस्सों में भी हवा की रफ्तार बनी रह सकती है और वहां भी बादल खूब बरसेंगे। राजस्थान और गुजरात का पड़ोसी मध्य प्रदेश भी तूफान के असर से अछूता नहीं रहने वाला। मौसम विभाग का अंदाजा है कि वहां आंधी आ सकती है और तो और वहां बिजली गिरने की भी आशंका है। वहां की राजधानी भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, सागर और छतरपुर जैसे कई इलाकों में लोगों को खराब मौसम से जूझना पड़ सकता है। गुजरात में बिपरजॉय तूफान के बाद कई जिलों में तेज हवाओं और भारी बारिश की वजह से भयंकर तबाही मच गई। गुजरात के कच्छ में बिपरजॉय तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई। वहां का जखौ पहला इलाका था जहां एक दिन पहले तूफान समुद्र तट से टकराया। मौसम विभाग के मुताबिक एक दिन पहले जखौ में यह तूफान 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहुंचा।
जिसकी वजह से वहां समंदर के किनारे भयंकर तबाही देखने को मिली। हवा की प्रचंड रफ्तार ने सामने आने वाली सभी चीजों को उड़ाकर रख दिया। जखौ बंदरगाह से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि वहां बिपरजॉय तूफान ने टिन के बड़े बड़े शेड को कागज की तरह उड़ा दिया। मौसम विभाग के मुताबिक जिस वक्त ये तूफान बंदरगाह से टकराया उस वक्त उसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी। इसके साथ ही वहां तेज बारिश भी हुई, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। वहां मौसम इतना खराब था कि दिन के उजाले में भी साफ साफ दिखना बंद हो गया। हालांकि बाद में तूफान की रफ्तार कम हुई, तब जाकर लोगों को संभलने का मौका मिला। गुजरात के द्वारका से भी तबाही की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। तूफान के गुजरने के बाद भी वहां पूरे दिन मूसलाधार बारिश होती रही। इस दौरान हवा की रफ्तार भी काफी तेज थी, जो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाना चाहती थी। ऊपर से तेज बारिश ने मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी हवा कितनी तेज है। अब अगर मैं कहूं तो 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा इस वक्त हवा की रफ्तार है। तूफान के गुजरने के बाद द्वारका में हर तरफ तबाही के निशान दिखे। तेज रफ्तार हवा की वजह से मकानों के शीशे टूटकर सड़क पर आ गए। सड़क किनारे लगी छोटी दुकानें उखड़कर पलट गईं। तबाही के निशान यहाँ पर है। तबाही के निशान है ये, क्योंकि यहाँ पर नारियल भी बिकता था, पानी की बोतलें, जो कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बिपरजॉय तूफान गुजरने के बाद भी द्वारका में समंदर की लहरें दहशत पैदा कर रही थी। प्रशासन ने लोगों से अब भी समंदर किनारे नहीं जाने की अपील की। उधर कुछ ऐसा ही नजारा गुजरात के मांडवी में भी दिखा। मांडवी में तूफान के साथ तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बिपरजॉय तूफान के वहां पहुंचने के बाद ऐसी हवाएं चली कि कच्छ के इस इलाके की तस्वीर ही बदल गई। क्योंकि तूफान की वजह से कई जगहों पर मकान ढह गए तो सैकड़ों पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए। आने जाने वाली कई सड़कें पेड़ों और बिजली के खंभों के गिरने की वजह से बंद हो गई। रही से कसर तेज बारिश ने पूरी कर दी। तूफान के कमजोर पड़ने के बाद भी वहां लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से मांडवी के कई इलाके पानी में डूब गए। रिहायशी इलाके की सड़कें हैं जहाँ पर मांडवी में समंदर का पानी जो है वो देखिए किस तरीके से सड़कों पर पहुंच चुका है। चारों तरफ घुटनों तक पानी भरने से लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। बहुत जरूरी होने पर ही कुछ लोग बाहर निकलने की हिम्मत जुटा सके। बड़ी खबर बंगाल हिंसा से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव से पहले भड़की हिंसा को देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को अगले 48 घंटे में सभी जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती का आदेश दे दिया। मतलब ये कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव केंद्रीय बल की सुरक्षा में होंगे। इससे पहले राज्य चुनाव आयोग ने केंद्रीय बल की तैनाती की कई दलों की मांग खारिज कर दी थी। इस बीच दक्षिण 24 परगना में बीजेपी के एक उम्मीदवार के घर पर जमकर तोड़फोड़ हुई और इसी जिले के एक दूसरे इलाके में एक साथ कई बम मिलने से हड़कंप मच गया। दक्षिण 24 परगना में इससे पहले भी कई जगहों पर बमबाजी हुई थी और पंचायत चुनाव के लिए पर्चा भरने की तारीख खत्म होने के बाद भी बम मिलने का सिलसिला जारी रहा। दक्षिण 24 परगना के भंगोर इलाके में इस बार बमों से भरे कई बैग एक स्कूल के नजदीक बरामद किए गए। जिस जगह से बम मिले उसके नजदीक ही कुछ गाड़ियां आग में जली हुई नजर आईं। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और उसने बमों से भरे उन बैग को अपने कब्जे में ले लिया। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दक्षिण 24 परगना जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने हिंसा से प्रभावित कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को हिंसा खत्म कराने के लिए कई निर्देश भी दिए। और कोलकाता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को देखते हुए सभी जिलों में केंद्रीय बल की तैनाती का आदेश जारी कर दिया। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के दौरान राज्य के कई जिलों में जमकर हिंसा हुई थी, जिसके बाद बीजेपी और सीपीएम ने टीएमसी पर अपने उम्मीदवारों को पर्चा भरने से रोकने का आरोप लगाया और राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की मांग की। इसी मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को अगले 48 घंटे में सभी जिलों में केंद्रीय बल की तैनाती का आदेश दे दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी रिस्टोर होगा। बीजेपी के इस हमले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मणिपुर हिंसा का जिक्र कर पलटवार किया। मंत्री बाड़ी जानिए दिए 150 जনের উপর গুলিতে मारा गए। इससे पहले राज्य चुनाव आयोग ने केंद्रीय बल को तैनात करने की मांग खारिज कर दी थी। वहीं पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों की वजह से भड़की हिंसा के दौरान दक्षिण 24 परगना में बीजेपी के एक उम्मीदवार के घर पर हमला हो गया। बीजेपी ने इस हमले का आरोप टीएमसी पर लगा दिया, जिसके बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार बीजेपी उम्मीदवार के घर पहुंच गए। इस दौरान उसके साथ कई बीजेपी कार्यकर्ता भी वहीं पहुंचे। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन शुरू कर दिया। हमले के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उनमें बीजेपी कार्यकर्ता का घर तहस नहस नजर आया। आरोपियों ने घर में जमकर तोड़फोड़ की और घर में रखे बर्तन, टीवी, कूलर सब तोड़ दिया, जिसकी वजह से घर का पूरा सामान जमीन पर बिखरा पड़ा दिखा। हमले के बाद बीजेपी उम्मीदवार के परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उधर राजस्थान के झुंझुनू में कुछ बदमाशों ने एक दुकान पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमला करने वालों ने पहले उस दुकान के मालिक से पैसों की मांग की और जब उसने विरोध किया तो बदमाशों ने दुकान पर हमला कर दिया, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया।
जिसमें हमलावर हाथ में डंडे लिए नजर आए और दुकान में तोड़फोड़ करते दिखे। वहीं दुकानदार उन लोगों को रोकने की कोशिश करता रहा। वो कभी हाथ जोड़ता तो कभी डंडा पकड़ने की कोशिश करता, जिसके बाद हमलावरों ने उसे घेर लिया और डंडे से पीटने लगे और फिर उसे धमकी देते हुए वहां से चले गए। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी, जिसमें पता चला कि ये लोग कई दिनों से उसे वसूली के लिए धमका रहे थे। इससे पहले उन्होंने एक फैक्ट्री मालिक से 20 लाख रुपए मांगे थे और पैसे नहीं मिलने पर वहां भी तोड़फोड़ की थी, जिसका वीडियो खुद इन हमलावरों ने बनाया और दहशत फैलाने के लिए उसे वायरल कर दिया। इधर सिक्किम के पोक्यांग में बादल फटने की वजह से अचानक बाढ़ आ गई और वहां जमीन खिसकने से भारी नुकसान हो गया, जिसका एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उफनते सैलाब का रौद्र रूप देखने को मिला और कुछ ही देर में पूरा इलाका दरिया में तब्दील हो गया। सिक्किम के पाक्योंग में बादल फटने की वजह से वहां अचानक बाढ़ आ गई और तेज रफ्तार में बहता हुआ सैलाब ऊंचाई से नीचे की ओर आने लगा। ऐसा लगा जैसे ताकतवर लहरें सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएंगी, जिसे देखकर वहां लोग खौफ से भर गए। बताया गया कि इस दौरान जमीन का बड़ा हिस्सा खिसक गया और उफनते सैलाब में समा गया, जिससे भारी नुकसान हो गया और वहां सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दिया। और असम में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। बताया गया कि असम के लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और धेमाजी जिले में बाढ़ से 29,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, लेकिन लखीमपुर में बाढ़ का सबसे खतरनाक रूप देखने को मिला, जहां कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। मकान, दुकान, सड़क सब पर पानी का ही कब्जा दिखाई दिया। कमर तक भरे पानी में उतरकर लोग आने जाने को मजबूर दिखे। कुछ कच्चे मकान पानी के तेज बहाव में बह गए। असम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बाढ़ रिपोर्ट के मुताबिक असम के लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और धेमाजी जिले में बाढ़ से 29,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, लेकिन लखीमपुर जिले में बाढ़ सबसे ज्यादा बर्बादी लेकर आई। वहां 25 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए, जिससे करीब 23,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की धमकी का नेटो पर कोई असर नहीं हुआ। पुतिन की चेतावनी के बाद भी नेटो चीफ ने यूक्रेन को और ज्यादा हथियार भेजने की अपील कर दी। एक रोज पहले पुतिन ने नेटो को धमकी देते हुए हथियार देने से मना किया था, लेकिन पुतिन की धमकी को नेटो ने हवा में उड़ा दिया। नेटो चीफ येंस स्टोल्टनबर्ग ने नेटो के सदस्य देशों से यूक्रेन को और ज्यादा हथियार भेजने की अपील कर दी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले इलाकों पर ऐसा पलटवार किया कि रूस के सैनिकों को अपने पैर पीछे खींचने पड़ गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को नेटो से हथियार मिलते रहेंगे तो वो रूस की सेना को यूक्रेन से खदेड़ देगा। नेटो चीफ ने जानकारी दी कि अगले महीने लिथुआनिया में 31 देशों वाले नेटो की बैठक होगी, जिसमें यूक्रेन को हथियारों की नई खेप देने पर फैसला होगा। इधर यूक्रेन के मुताबिक नेटो के सदस्य देश नॉर्वे और डेनमार्क जल्द उसे गोला बारूद की बड़ी मदद भेजेंगे। यूक्रेन लंबे वक्त से इन देशों से हथियारों की मांग करता आया है, लेकिन अब जल्द यूक्रेन की मुराद पूरी हो जाएगी, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति के मुताबिक नॉर्वे और डेनमार्क यूक्रेन को गोला बारूद देने के लिए तैयार हो गए। ये दोनों देश नेटो के सदस्य हैं और ज़ेलेंस्की लगातार नेटो देशों से ज्यादा हथियारों की मांग करते आए हैं। यही वजह है कि अब दोनों देशों ने भी यूक्रेन की मदद के लिए आगे आने का फैसला किया। यूक्रेन को जल्द इन देशों से गोला बारूद की एक बड़ी खेप मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को मिली, उन्होंने तुरंत नॉर्वे और डेनमार्क का शुक्रिया अदा किया। इस बीच यूक्रेन की जांच कमेटी ने खेरसोन के नोवाकोखोवका डैम पर हमले के लिए रूस को दोषी माना। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने डैम टूटने की जांच की और इसके बाद दावा किया कि रूस ने बांध को बम से उड़ाया था, जिसकी कीमत खेरसोन के लोगों को बाढ़ की समस्या से जूझ कर चुकानी पड़ी, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा बांध नहीं था, बल्कि यूक्रेन की सबसे लंबी नदी नीप्रो पर बना बांध था। लेकिन बांध के टूटने के बाद वहां भीषण बाढ़ आ गई थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने डैम टूटने के बाद एक जांच कमेटी बनाई थी और इसी जांच कमेटी ने बांध के टूटने का आरोप रूस पर लगाया। साथ ही यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने बांध को तोड़ने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल किया था। इससे पहले ब्रिटेन ने भी बांध टूटने की जांच की थी और उसने भी इसके लिए रूस को ही जिम्मेदार बताया था। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ज़ेलेंस्की के शहर क्रीवी रीह पर हमले तेज कर दिए, जिससे देखकर ऐसा लगा मानो वो क्रीवी रीह को पूरी तरह खत्म करके ही दम लेंगे, क्योंकि 4 दिन के अंदर पुतिन की सेना ने वहां 2 बार भीषण हमले किए और भयानक तबाही मचा दी। ज़ेलेंस्की के शहर क्रीवी रीह पर एक रोज पहले रूस ने 2 फैक्ट्रियों को निशाना बनाकर मिसाइल गिरा दी, जिससे वहां भारी नुकसान हुआ। क्रीवी रीह के मेयर ने जानकारी दी कि रूस के हमले में 38 साल का एक आदमी जख्मी हो गया और इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद पूरे शहर में इमरजेंसी सायरन बजने लगे। 4 दिन पहले भी रूसी सेना ने क्रीवी रीह में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाकर क्रूज मिसाइल गिराई थी, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई थी और 30 लोग घायल हुए थे। असल में क्रीवी रीह में ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पैदा हुए थे, इसी वजह से अब वो पुतिन के टारगेट पर है। पिछले महीने की शुरुआत में रूस की राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति भवन पर हुए ड्रोन हमले के बाद से पुतिन बुरी तरह भड़के हुए हैं। इस बीच अमेरिका की तरफ से मिल रही कड़ी पाबंदियों की धमकी का जवाब देते हुए पुतिन ने बाइडेन को साफ साफ कह दिया कि रूस खुद ही पश्चिमी देशों से कारोबार नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया कि सरकार विदेशी कंपनियों की जगह रूस के कारोबारियों को बढ़ावा देगी, ताकि दोबारा उन्हें विदेशी कंपनियों की जरूरत ही न पड़े। पुतिन ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की जिन कंपनियों ने जंग की वजह से रूस से दूरी बनाई, उन्हें दोबारा रूस में घुसने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। मतलब बाइडेन अब तक पुतिन के खिलाफ जिस पैंतरे का इस्तेमाल कर रहे थे, पुतिन ने उसे एक झटके में पलट दिया और ये दावा किया कि विदेशी कंपनियों के होने या न होने से रूस को कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला।
साथ ही उन्होंने ये भरोसा भी जताया कि रूस अमेरिकी या पश्चिमी देशों की कंपनियों के बजाय अपने कारोबारियों को ज्यादा सुविधाएं देगा ताकि वो लोगों की जरूरत का सामान रूस में ही बना सकें। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा से डराने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक 4 साल का बच्चा बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया गया कि जिस बालकनी से बच्चा गिरा वहां एक स्टूल रखा हुआ था। आशंका जताई गई कि उसी स्टूल के सहारे वो बच्चा बालकनी के किनारे तक आया और वहां से सीधे नीचे गिर गया। जानकारी के मुताबिक ये घटना सुबह के वक्त हुई जब उस बच्चे के घर वाले सो रहे थे। लेकिन जैसे ही वो बच्चा नीचे गिरा वहां हड़कंप मच गया और उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। उधर केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में स्कूल की पक्की बिल्डिंग बनाने की मांग को लेकर एक स्कूल की 100 से ज्यादा छात्राओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्राओं का उनके माता पिता ने भी साथ दिया और वो भी सड़क पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। स्कूल की पक्की बिल्डिंग बनाने की मांग को लेकर छात्राएं काफी देर तक सड़क पर डटी रहीं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार ही थम गई। छात्राओं को प्रदर्शन करता देख वहां भीड़ भी इकट्ठा हो गई। हालांकि जैसे ही प्रदर्शन की जानकारी पुलिस को मिली वो वहां पहुंच गई, जिसके बाद छात्राओं को स्कूल बनवाने का भरोसा दिलाकर उन्हें वहां से हटाया गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका समेत कई देशों पर बड़ा साइबर हमला हो गया। दावा किया गया कि इस साइबर हमले में अमेरिका की कई सरकारी एजेंसियों को निशाना बनाया गया, जिसमें उन्हें भारी नुकसान होने का दावा किया गया। अमेरिका में साइबर हमलों के खिलाफ सुरक्षा देने वाली एजेंसी CISA यानी साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी ने बताया कि हैकरों ने मूविट नाम के सॉफ्टवेयर में सेंध लगाई और अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन समेत कई देशों की कंपनियों का डेटा चुरा लिया। CISA के मुताबिक मूविट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कंप्यूटर फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। दावा किया गया कि हैकरों ने इस सॉफ्टवेयर में सेंध लगाकर कई सरकारी एजेंसियों का भी डेटा चुरा लिया। उधर यूरोप को रूस का कच्चा तेल रिफाइन करके बेचने पर भारत के पलटवार के बाद 27 देशों के संगठन EU यानी यूरोपियन यूनियन के तेवर नरम पड़ गए। रूस को यूक्रेन पर हमला करने की सजा देने के लिए EU ने इसके लिए उसके तेल पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन भारत रूस से खरीदे कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल बनाकर यूरोप के कई देशों को बेच रहा है। इसलिए पिछले महीने यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ ने भारत के खिलाफ एक्शन लेने का बयान दिया था, जिस पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने यूरोपियन काउंसिल के नियमों का हवाला देकर 2 टूक कह दिया था कि अगर किसी तीसरे देश में रूस का तेल रिफाइन किया जाता है तो उसे रूस का तेल नहीं माना जाता। S जयशंकर के आईना दिखाने के बाद यूरोपियन यूनियन ने अपनी चेतावनी से यू टर्न ले लिया। अब EU के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने कहा कि भारतीय रिफाइनरियां अपने उत्पाद इसलिए बेच रही हैं क्योंकि यूरोप की कंपनियां खरीद रही हैं, मगर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, बेचने वाला या खरीदने वाला? जोसेफ बोरेल ने अपने पिछले बयान के लिए सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि वो भारत की सरकार की आलोचना नहीं कर रहे थे। उनके कहने का मतलब यह था कि यूरोपियन यूनियन यूरोप की कंपनियों के रूस का रिफाइन हुए कच्चा तेल खरीदने पर आंख मूंद कर नहीं बैठ सकता। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध रोकने के लिए अमेरिका ने भारत पर भरोसा जताया। अमेरिका के एक सीनियर सांसद एमी बेरा ने यह बयान दिया और यह बयान उन्होंने ऐसे वक्त पर दिया जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर के लिए समझौता कराने में जुटे हैं। लेकिन अमेरिका के सांसद एमी बेरा रूस यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए चीन की बजाय भारत को बेहतर विकल्प मानते हैं। उनके मुताबिक यूक्रेन संकट को सुलझाने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत और रूस के पुराने संबंध रहे हैं। इसलिए उन्होंने इस मुद्दे पर भारत की तरफ से हस्तक्षेप करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री 21 से 24 जून तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे, लेकिन मोदी और बाइडेन के बीच यूक्रेन संकट पर कोई बात होगी या नहीं, इस बारे में अमेरिकी सांसद ने कोई जानकारी नहीं दी। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक राजू सिंह के घर पर पुलिस ने कुर्की का नोटिस लगा दिया। पुलिस के मुताबिक आरजेडी नेता तुलसी प्रसाद यादव के अपहरण के आरोप में राजू सिंह फरार चल रहे हैं, जिनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। और यही वजह रही कि बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक राजू सिंह के घर पर पुलिस ने कुर्की का नोटिस लगा दिया। आरोप है कि आरजेडी नेता तुलसी प्रसाद यादव के अपहरण के मामले में राजू सिंह फरार है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार कोशिश में जुटी है। इसी बीच कोर्ट ने राजू सिंह की संपत्ति जब्त करने के लिए नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद पुलिस ढोल बाजे के साथ उनके घर पहुंची और कुर्की का नोटिस चिपका दिया। जल्द ही उनके घर की कुर्की की जाएगी। साथ ही पुलिस ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी विधायक राजू सिंह ने पुलिस या कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं किया तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। उधर पाकिस्तान में 9 मई को हुई हिंसा के मामले में पुलिस वहां के पत्रकारों के खिलाफ भी केस दर्ज कर रही है। 9 मई को अल कादिर केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, जिसके विरोध में वहां हिंसा भड़क गई थी और इस हिंसा के बाद बड़ी संख्या में इमरान की पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन पाकिस्तान में 9 मई को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज करना शुरू कर दिया। पत्रकारों ने लोगों को हिंसा भड़काने के लिए उकसाया था और गुस्साए लोगों ने कई सरकारी दफ्तरों पर हमले कर दिए थे, जिसके आरोप में पुलिस ने कई पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। असल में 9 मई को पाकिस्तान में वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल कादिर केस में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद जबरदस्त हिंसा हुई थी और इसके आरोप में इमरान की पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था।
इसी कड़ी में अब पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। इधर बिहार के गोपालगंज में एक खेत में देसी बम फटने से हड़कंप मच गया, जिसकी चपेट में आने से 3 बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। आरोप है कि उन बमों को खेत में छिपा कर रखा गया था। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई, जिसने उस खेत की अच्छी तरह से तलाशी ली और शुरुआती जांच में पता चला कि बच्चे घर के बाहर खेत में खेल रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर खेत में फेंके हुए देसी बम पर पड़ी, जिसके बाद वहां मौजूद बच्चों ने खेल खेल में बम को उठा लिया। लेकिन तभी उसमें जोरदार धमाका हो गया और 3 बच्चे बुरी तरह झुलस गए। इस धमाके की आवाज सुनकर गांव के लोग उस खेत में पहुंचे और उन बच्चों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती देख उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन पुलिस इस मामले में ये पता लगाने की कोशिश में जुट गई कि खेत में बम किसने रखा। इस बीच बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने शराब की तस्करी के लिए एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल किया, लेकिन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एलपीजी सिलेंडर में छिपाकर रखी अवैध शराब को जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक तस्करों ने सिलेंडर के पीछे के हिस्से को काटकर उसके अंदर करीब 33 लीटर शराब छिपाकर रखी थी। एलपीजी सिलेंडर को नीचे से कट करके उसमें शराब छुपा के उसमें कारोबार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की नजरों से वो बच नहीं पाए। पुलिस ने शराब की तस्करी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि आरोपियों ने पूछताछ में उत्तर प्रदेश से शराब की तस्करी की बात कबूली और बताया कि उन पर किसी को शक ना हो, इसलिए वो एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल शराब की तस्करी में करते थे। सिलेंडर से तस्करी का ये मामला सामने आने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई। इधर मध्य प्रदेश के दमोह में फायरिंग का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना एक नाबालिग को भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ उसमें वो नाबालिग एक स्कूल के करीब फायरिंग करता नजर आया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ही पुलिस ने एक्शन लिया और नाबालिग की पहचान कर उससे पूछताछ की गई। पुलिस जांच में पता चला कि नाबालिग लड़के ने जिस पिस्तौल से फायरिंग की वो नकली थी, जिसके बाद पुलिस ने उस लड़के को समझा बुझाकर छोड़ दिया। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन से तनाव के बीच जापान ने जासूसी के आरोप में चीन के एक नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि जिसे गिरफ्तार किया गया वो टोक्यो की एक कंपनी में शोध करता था और जापान की राजधानी टोक्यो की एक कंपनी का डेटा चोरी करके वो चीन तक पहुंचा रहा था। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी टोक्यो प्रशासन को लगी, उसने आरोपी चीनी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि आरोपी 2018 से अब तक ईमेल के जरिए चीन तक काफी डेटा भेज चुका था, जिनमें विज्ञान से जुड़ी खुफिया जानकारी भी शामिल थी। दावा तो यहाँ तक किया गया कि आरोपी चीन की सेना से भी जुड़ा हुआ था। इससे पहले भी चीन पर जासूसी के कई आरोप लगे हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की संसद के पास नया दूतावास बनाने से रोकने पर रूस भड़क गया और उसने ऑस्ट्रेलिया पर रूस के लोगों से नफरत करने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, रूस ने ऑस्ट्रेलिया को अंजाम भुगतने की धमकी भी दे डाली। रूस ने आरोप लगाया कि अमेरिका के कहने पर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ऑस्ट्रेलिया की संसद से महज 400 मीटर की दूरी पर नया दूतावास बना रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जासूसी का आरोप लगाते हुए रूस को अपनी संसद के पास नया दूतावास बनाने से रोक दिया, जिसके बाद से रूस का गुस्सा 7वें आसमान पर है और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ऑस्ट्रेलिया से अपने सारे संबंध तक तोड़ सकता है। उधर ब्रिटेन के एक अखबार के मुताबिक ईरान की पुलिस ने हिजाब विरोधियों की गर्दन तोड़ने की धमकी दे दी। वहां पिछले साल सितंबर महीने में महसा अमीनी नाम की लड़की की मौत के बाद हिजाब विरोधी आंदोलन तेज हो गए थे और वहां हिंसा की आग भड़क गई थी। बाद में ईरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर सख्त एक्शन लिया। ब्रिटेन के एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक ईरान के मजांदरन प्रांत के एक पुलिस अधिकारी ने हिजाब का विरोध करने वालों की गर्दन तोड़ देने की धमकी दी। ईरान के इस पुलिस अधिकारी को मजांदरन प्रांत में समुद्र तटों की निगरानी की जिम्मेदारी मिली है, जहां गर्मी की छुट्टियों में भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल होती हैं। पुलिस अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी महिला उसके इलाके में बिना हिजाब के दिखी तो सख्त एक्शन लेंगे। ईरान पुलिस समंदर किनारे नियम तोड़ने वाली महिलाओं की पहचान के लिए कैमरे लगाने की तैयारी में है। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि जर्मनी ने यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से दागी जाने वाली मिसाइलों की नई खेप सौंप दी। अमेरिका के बाद जर्मनी ने भी यूक्रेन को खतरनाक पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मदद भेजी थी, जिनके जरिए यूक्रेन ने रूस की कई मिसाइलों को हवा में तबाह करने का दावा किया था। लेकिन बाद में जेलेंस्की ने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से दागी जाने वाली मिसाइलों की कमी होने की बात कही और पश्चिमी देशों से एक बार फिर मदद की मांग की। जेलेंस्की की वही मुराद पूरी करते हुए जर्मनी ने यूक्रेन को 64 मिसाइलें सौंप दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक एक रोज पहले अमेरिका, ब्रिटेन, डेनमार्क और हॉलैंड ने भी यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियारों की मदद का ऐलान किया, जिन्हें एक हफ्ते के अंदर ही यूक्रेन भेजा जा सकता है। ऐसे में दावा किया गया कि इन हथियारों के मिलने के बाद यूक्रेन जल्द ही उन इलाकों में भी अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है जहां फिलहाल रूस का कब्जा है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग में खराब हो गए उपकरणों को बनाने के लिए रूस की सेना यूक्रेन के लोगों को मजबूर कर रही है। खबर के मुताबिक यूक्रेन की फौज के पलटवार से रूस के हथियार और दूसरे उपकरण बड़े पैमाने पर खराब हो चुके हैं, लेकिन रूस के सैनिक उन हथियारों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, जबकि यूक्रेन की सेना उन पर तेजी से पलटवार कर रही है। ऐसे में वो अपने कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन के लोगों को हथियार में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को ठीक करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ताकि रूस की सेना यूक्रेन पर पलटवार कर सके।
क्योंकि एक रोज पहले ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की फौज के पास हथियारों और टैंकों की कमी की बात कबूल की थी और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हथियारों की कमी की वजह से रूसी सेना के हमलों की धार काफी कम हो गई है। ऐसे में इस कमी को पूरा करने के लिए रूस अपने पुराने हथियारों को ही ठीक करने में जुटा है। इधर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि एक महिला ने अंधविश्वास में अपने 5 दिन के मासूम बच्चे की उंगलियां जला दी। उस महिला के मुताबिक उसका बच्चा दूध नहीं पी रहा था, जिसके बाद उसे डर सताने लगा कि उसके बच्चे पर किसी ने काला जादू कर दिया। यही वजह रही कि खौलते हुए तेल में उसने बच्चे की उंगलियों को डुबो दिया, जिससे उसका पूरा हाथ जल गया। बताया गया कि 5 दिन से बच्चा दूध नहीं पी रहा था और न ही रो रहा था। जिसके बाद उस महिला ने अंधविश्वास में आकर अपने बच्चे की एक उंगली को खौलते तेल में डुबो दिया, लेकिन गलती से उसका पूरा हाथ जल गया। तेल में जब इसकी उंगली जलाई। पूछताछ में उसने बताया कि इससे पहले बीमारी की वजह से वो अपने 2 बच्चों को खो चुकी है और जन्म लेने के बाद से ही ये बच्चा भी दूध नहीं पी रहा था। उसे डर था कि कहीं वो इसे भी न खो दे, इसलिए अंधविश्वास में आकर उसने ये कदम उठा लिया। उधर अमेरिका के टेक्सास में खौफनाक बवंडर ने भीषण तबाही मचा दी, जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। खतरनाक बवंडर ने वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया, जिसका डरा देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें हर तरफ सिर्फ मलबा बिखरा दिखाई दिया। अमेरिका के टेक्सास में आए खौफनाक बवंडर ने चंद मिनट में वहां कई घरों को तबाह कर दिया। तेज आंधी में कुछ घरों की छतें उड़ गई, तो कुछ घर पूरी तरह धराशायी होकर मलबे में तब्दील हो गए और वहां खड़ी गाड़ियां भी मलबे में दबी नजर आईं। हवा की रफ्तार तेज होने से कई बड़े पेड़ भी उखड़ गए। वहीं मलबे के ढेर में लोग अपने घर का सामान ढूंढते दिखाई दिए। बताया गया कि भयंकर बवंडर की वजह से वहां करीब 8000 लोगों पर इसका असर पड़ा, जबकि 3 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ब्रेकिंग न्यूज है मुंबई के पास भाईंदर से, जहां एक नाबालिग लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की शिकायत पुलिस को दी गई है। परिवार का आरोप है भाईंदर की उस लड़की को धर्म परिवर्तन न करने पर गोली मारने की धमकी दी गई। 2 युवकों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है। लड़की के मुताबिक ये दोनों आरोपी काफी दिन से उसका पीछा कर रहे थे। बाद में उसे बुर्का पहनने और इस्लाम कबूल करने को कहने लगे और ऐसा ना करने पर उसे गोली मारने की धमकी देने लगे। विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, ये क्या आरोप है लड़की के? किशोर, देखिए इस पूरे मामले में भाईंदर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जो पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि 2 जो लोग हैं वो मुस्लिम युवक हैं और एक नाबालिग बच्ची जो 13 साल की है उसे जबरन इस्लाम कबूल करने की बात कर रहे थे और उसे जबरन बुर्का पहनने की कोशिश कर रहे थे। तभी लड़की ने आसपास में लोगों को शिकायत की, फिर लोगों ने उन्हें धर-दबोचा आरोपियों का भी मारा पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। और पुलिस ने इस पूरे मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर मॉलेस्टेशन और पॉक्सो एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इससे पहले क्या दोनों आरोपियों ने कुछ और लड़कियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए कोई कोशिश की थी या नहीं। किशोर, शुक्रिया विवेक आपका। इस बीच यूक्रेन की जंग में बार बार अपने परमाणु हथियारों की धमकी देने वाले रूस ने अब भरोसा दिया कि वो परमाणु हमला तभी करेगा जब हालात बहुत ज्यादा गंभीर होंगे और उसकी सुरक्षा पर खतरा होगा। जबकि रूस आए दिन अपने ताकतवर परमाणु हथियारों के जखीरे का बखान करता रहता है। वो अपने पड़ोसी और दोस्त बेलारूस में अपने परमाणु बम तैनात करने का ऐलान भी कर चुका है और बेलारूस का दावा है कि वो रूस के परमाणु हथियारों की डिलीवरी भी ले चुका है। बेलारूस के राष्ट्रपति तो रूस के न्यूक्लियर हथियारों की तारीफ में ये तक बोल चुके हैं कि वो दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर गिरे परमाणु बमों से भी 3 गुना ताकतवर है। यानी रूस और उसका दोस्त बेलारूस दुनिया को डराने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, मगर रूस का विदेश मंत्रालय परमाणु जंग के खिलाफ बयान दे रहा है। यहां तो कुंडली मारे लोग बैठे हैं, यहां तो कुंडली मारे लोग बैठे हैं, जाने किस डर के मारे लोग बैठे हैं। सौबात की एक बात कही कमलकांत ने, कोई तो पहल करे कि सन्नाटा टूटे। शायद यही सोच सारे लोग बैठे हैं। मिलते हैं सोमवार को, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।